नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में और डेली करंट अफेयर का नेक्स्ट वीडियो। और हम आज देखेंगे 3 सितंबर का वीडियो और दिन है आज संडे, और संडे का करंट अफेयर देखेंगे। तो आगे चलने से पहले आप सभी से अपील कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आगे चलते हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाल ही में कर्नाटक में खोजी गई एक नई प्रजाति घटियाना दुईवड़ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी घड़ियाल, ऑप्शन सी केकड़ा और ऑप्शन डी सर्प। तो जो ये घटियाना दुईवड़ है, ये जो नई प्रजाति खोजी गई है, ये किसकी है, ये हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी केकड़ा। घटियाना दुईवड़ जो प्रजाति है वो केकड़ा की है और ये कर्नाटक के एक ज़िला है कन्नड़, ये वहाँ पर पाई गई है। तो घटियाना दुईवड़, दुईवर्ण मतलब दो संस्कृत भाषा से दुईवर्ण लिया गया है और दो इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका शरीर जो है वो सफ़ेद रंग का है और पंजे तथा पैर जो हैं वो लाल और बैगनी रंग के हैं। तो ये दो कलर होने की वजह से, शरीर में दो कलर होने की वजह से अलग अलग रंगों के इसे दुईवर्ण कहा गया है। और यह घटियाना दुईवर्ण कर्नाटक के कन्नड़ जिले में खोजी गई है। इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं कि घटियाना दुईवर्ण जो है वो भारत में पाई जाने वाली केकड़े की जो है 75वीं प्रजाति है। केकड़े की इससे पहले 74 प्रजातियाँ थी, अब ये हो गया 75वीं प्रजाति है। ये जो प्रजाति है ये मीठे पानी में पाई जाती है और इसकी खोज जो है वो दो दोस्त हैं, बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई इसकी खोज। गोपाल कृष्ण हेगड़े और उसके दोस्त जो हैं परशुराम भजंत्री, ये दो दोस्त हैं। और ये कन्नड़ ज़िले में एक जब ये फोटोग्राफर थे और ये जब वहाँ पर गए एक मीठे पानी के झील में, तो उन्होंने इस केकड़े की प्रजाति को देखा, तो उन्होंने सर्वेक्षण विभाग को इसकी फ़ोटो भेजा, जिससे इसकी पुष्टि हुई कि हाँ ये केकड़े की एक नई प्रजाति है जो 75वीं प्रजाति है और ये कर्नाटक के कन्नड़ जिले में पाई गई। इसीलिए इस खोज के लिए जो गोपाल कृष्ण हेगड़े हैं और परशुराम भजंत्री हैं, इनको नागरिक वैज्ञानिक की उपाधि से नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की और इन्होंने ही सर्वेक्षण विभाग को ये बताया कि एक नई प्रजाति है, तो उन्होंने इसका पुष्टि किया, तो इनको नागरिक वैज्ञानिक पुरस्कार से जो उपाधि है उससे नवाजा गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन ए में है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी में है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन सी में है रविंद्र जडेजा और ऑप्शन डी में है हार्दिक पांड्या। तो स्वराज ट्रैक्टर के नए ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं और बहुत ही फेमस है। ये रांची, झारखंड की जो रांची है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हाल ही में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है मणिपुर, ऑप्शन बी में मिजोरम, ऑप्शन सी में नागालैंड और ऑप्शन डी में असम। तो जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला कौन सा राज्य है जो आधार से लिंक कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जो आधार से संबद्ध कर रहा है जन्म प्रमाण पत्र को पंजीकरण शुरू कर दिया है। तो अब इसका जो ऑप्शन दिए हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और असम, तो उसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मणिपुर की में जो सीएम है वो एन बीरेन सिंह है और वहाँ के जो गवर्नर है अनसुईया उइके जी हैं। और मिजोरम की यदि हम बात करें तो जोरामथंगा वहाँ के सीएम हैं और कम्भनपति हरिबाबू वहाँ के गवर्नर हैं। नागालैंड की यदि हम बात करते हैं तो नेफ्यू रियो वहाँ के सीएम हैं और ला गणेशन वहाँ के गवर्नर हैं। अब ऑप्शन डी में दिया है असम। असम में जो सीएम है वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 ऑप्शन हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, उसके हमने सीएम और गवर्नर को देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि
हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, या ऑप्शन बी में दिया है एन.वी. रमना, या ऑप्शन सी में दिया है रंजन गोगोई, और ऑप्शन डी में दिया है दीपक मिश्रा। तो इसका आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अध्यक्षता किसने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यक्ष जो होंगे वो रामनाथ कोविंद होंगे, और जो इनके साथ जो समिति है, ये अध्यक्ष हैं उस समिति के, उस समिति में टोटल 8 लोग हैं, एक अध्यक्ष प्लस 7 जो हैं वो सदस्य होंगे इस समिति में, जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति बनाई गई है। तो अध्यक्ष होंगे रामनाथ कोविंद जी, और यदि हम सदस्य की बात करते हैं तो पहला नंबर होगा श्री अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं भारत सरकार में, वो सदस्य हैं। दूसरा जो है अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो विपक्ष में सबसे बड़े एकल दल के नेता हैं और ये लोकसभा में हैं। तो तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर जो है सदस्य में तीसरा नंबर गुलाम नबी आज़ाद, विपक्ष के भूतपूर्व नेता हैं जो राज्यसभा से संबंध रखते हैं। और जो चौथा है वो श्री एन.के. सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष हैं 15वां वित्त आयोग के एन.के. सिंह। तो ये चौथे सदस्य हैं। पांचवें सदस्य जो हैं वो हैं श्री सुभाष सी कश्यप, ये पूर्व महासचिव रह चुके हैं लोकसभा के। और जो छठवें हैं वो श्री हरीश साल्वे जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हरीश साल्वे जी। और जो सातवें नंबर है वो श्री संजय कोठारी हैं, ये पूर्व सीवीसी रह चुके हैं। तो इसमें कुल 8 लोग हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन किया गया है। का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस अफ्रीकी देशों में सेनाओं ने तख्ता पलट किया है? ऑप्शन ए कह रहा है रवांडा एवं दक्षिणी सूडान में, ऑप्शन बी केन्या एवं गैबोन में, ऑप्शन सी घाना एवं नाइजर में, और ऑप्शन डी जो है वो नाइजर एंड गैबोन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी अफ्रीकी देश हैं और इनकी सेनाओं ने तख्ता पलट किया है। तो किस देश के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइजर और गैबोन। नाइजर देश और गैबोन देश की जो सेनाओं ने हैं वो तख्ता पलट हाल ही में किया है। तो अब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। जैसे रवांडा की बात करेंगे तो रवांडा की राजधानी जो है वो किगाली है, किगाली, और यहाँ जो फ्रेंच मुद्रा चलती है। और यदि दक्षिणी सूडान की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी जुबा है और वहाँ पर पाउंड चलता है। करते हैं तो केन्या की राजधानी जो है नैरोबी है और वहाँ सीलिंग चलता है, वहाँ की मुद्रा क्या है? सीलिंग। और यदि हम गैबोन की बात करते हैं तो गैबोन की जो राजधानी है वो लिब्रेविल है, गैबोन की राजधानी लिब्रेविल है और वहाँ भी फ्रेंच मुद्रा चलती है। अब आगे देखते हैं घाना। घाना की जो राजधानी है वो अक्रा है, घाना की राजधानी अक्रा है और वहाँ केडी मुद्रा चलती है। और यदि आगे देखते हैं नाइजर की बात करते हैं तो नाइजर में क्या राजधानी है? उसका नियामी राजधानी है और वहाँ पर फ्रेंच मुद्रा चलती है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन के डिटेल है वो उसकी राजधानी और वहाँ की जो मुद्रा है उसके बारे में बात किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो तो ऑप्शन डी होगा और इसका डिटेल हमने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, और या ऑप्शन डी जो दिया है वो इनमें से कोई नहीं। तो डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में जो हुआ है उसमें कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है रजत पदक। ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। वह किस स्थान पे थे? वो
दूसरे स्थान पर थे। तो और ये जो ज्यूरिख है ये कहाँ पर है, ये स्विट्ज़रलैंड का एक जगह है, स्विट्ज़रलैंड। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी रजत पदक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ करने वाला देश का नाम क्या है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी रूस, रूस जो है वो इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये पहली बार जो आया है, तो ये एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी सही है देखते हैं। और जब हम इसके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उसका यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो देखते हैं कि ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील की राजधानी जो है वो ब्राज़ीलिया है और वहाँ पर रियाल चलता है। और यदि हम कनाडा की बात करते हैं कि वहाँ की राजधानी ओटावा है और वहाँ पर डॉलर मुद्रा चलती है। यदि हम रूस की राजधानी, तो रूस की मॉस्को है राजधानी और उसका रूबल वहाँ पर मुद्रा है। यदि चीन की बात करते हैं तो बीजिंग है और वहाँ पर युआन चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन का डिटेल हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में चंद्रयान 3 के किस रोवर ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर की खोज की है। ऑप्शन ए विक्रम रोवर, ऑप्शन बी आदित्य रोवर, ऑप्शन सी प्रज्ञान रोवर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रज्ञान रोवर। अभी हम साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम विश्व के पहले देश बने हैं। और आज एक नया आदित्य L1 जो सूर्य की सतह के परीक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, आज दिन शुक्रवार के दिन, शनिवार को लॉन्च किया गया है आदित्य L1। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो कह रहा है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 सितंबर से 7 सितंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर से 13 सितंबर और ऑप्शन डी 25 अगस्त से 31 अगस्त। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 सितंबर से 7 सितंबर। प्रत्येक वर्ष ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में इसरो ने सूर्य पर भारत का पहला अभियान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए सूर्य निलय 1, ऑप्शन बी आदित्य S1, ऑप्शन सी आदित्य L1 और ऑप्शन डी आदित्य C3। तो पहला कौन सा ऐसा सूर्य पर भारत का पहला अभियान लॉन्च हुआ है, इसरो ने किया है, उसका नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन सी आदित्य L1। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 में इसकी बात भी कर रहे थे। तो आदित्य L1 जो है वो श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से लॉन्च किया गया है। और ये किससे लॉन्च किया गया है, PSLV C53 के द्वारा ये लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किसने लॉन्च किया है, इसको इसरो ने लॉन्च किया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी आदित्य L1। और आगे चलने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो है इसका जो PDF है इसको पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर जाएँ, क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको प्रतिदिन की PDF और वीडियो का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और एक बेहतर रूप दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाल ही में किस राज्य में 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए असम दिया है, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन में ए में असम दिया है
2.6 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन वहाँ पर किया गया है। अब इसका जो डिटेल देखते हैं तो वहाँ के सीएम और गवर्नर की यदि हम बात करते हैं तो असम जो स्टेट है इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, तो हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के सीएम है और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो पेमा खांडू जी वहाँ के सीएम हैं और कैवल त्रिविक्रम पटनायक जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं। मणिपुर की बात करते हैं तो बीरेन्द्र सिंह जो वहाँ के सीएम हैं और वहाँ के अनसुईया उइके जी गवर्नर हैं। मिजोरम की बात करते हैं तो जोराम थंगा सीएम हैं वहाँ के और कंभनपति हरिबाबू वहाँ के गवर्नर हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए असम। और 11 का जो 4 ऑप्शन दिए हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, तो उसके गवर्नर और सीएम की हम चर्चा कर लिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार 2023 का विजेता कौन बना है। ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मद हसनजई, ऑप्शन बी जो है वो है एंजोला मिकान, ऑप्शन सी डेटिस इजबे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व शांति पुरस्कार 2023 का जो विजेता है वो कौन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मद हसनजई। ये विश्व शांति पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। जो है वो हसनजई हैं, अफ़गानी महिला हैं, एक अफ़गानी महिला हैं। इन्होंने तालिबान के खिलाफ महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है वो कहाँ पर दिया गया है, स्वीडन में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मद हसनजई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हाल ही में दवाई और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान एवं नवाचार में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। किसमें, दवाई और मेडटेक सेक्टर के अनुसंधान एवं नवाचार में बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन ए प्रिट, ऑप्शन बी प्रिप, ऑप्शन सी पाइस और ऑप्शन डी प्रेम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। बी में दिया है प्रिप, प्रिप PRIP, PRIP प्रिप इसका सही आंसर होगा। ये दवाई और मेडटेक सेक्टर के अनुसंधान एवं नवाचार बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की गई है। यदि हम प्रिप का डिटेल देखते हैं तो पी जो है इसका प्रमोशन है, प्रमोशन, और आर का है रिसर्च, और इसका क्या है इनोवेशन, और ये है फार्मा। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा, प्रिप का फुल फॉर्म हो गया है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रिप जो योजना शुरू की गई है उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारतीय दवा उद्योग में वैश्विक बाज़ार में अपनी मौजूदा जो स्थिति है, हिस्सेदारी जो है 3.4% की है, तो उसे 2030 तक उसको 5% तक ले आना है। जो हमारी हिस्सेदारी है, मौजूदा प्रतिशत हिस्सेदारी है वो 3.4 है और हम इसको हमें 5% लाना है। कब तक लाना है, 2030 तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है काकरा पार परमाणु संयंत्र जिसने हाल ही में अपना परिचालन पूर्ण रूप से शुरू किया है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में जो दिया है गुजरात। काकरापार परमाणु संयंत्र जिसे पूर्णतया अभी चालू कर दिया गया है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पर है, गुजरात में एक शहर है सूरत, वहाँ पर ये तापी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा परमाणु संयंत्र, काकरा पार परमाणु संयंत्र। अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है जैसे असम, तो असम की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, बताया कि वहाँ के गवर्नर कौन है और वहाँ के जो सीएम कौन है। तो असम के विश्वा शर्मा जी वहाँ के सीएम हैं और गवर्नर जो हैं वो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। और यदि हम क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन सी जो महाराष्ट्र दिया है उसमें सीएम की बात कर दे तो एकनाथ शिंदे जी हैं और रमेश बैस वहाँ के गवर्नर हुए। उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक जी जो हैं वहाँ के सीएम हैं और गणेशी लाल जो हैं वहाँ के
गवर्नर हैं। आगे यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। इसका हम सजेशन जो है वो आपको ये देते हैं कि गुजरात के जो सीएम हैं उनका नाम भा से है और जो उसके गवर्नर हैं उनका नाम आ से है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें लिख के भेजें। और यदि इसका डिटेल देखना है तो पिछले कई वीडियो में हमने बताया है या आगे आने वाले वीडियो में हम इसको बताएंगे, लेकिन आप ज़रूर देखें कि गुजरात के जो सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी फ्लोरिडा, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? तो इसका हमें आंसर देना है। ऑप्शन जो है वो जॉर्जिया, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है उसने हिंदू विरासत माह घोषित किया है। किस माह को? अक्टूबर माह को। तो यदि हम इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं तो डिटेल में जाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ भाग कितने हैं। अमेरिका में कितने स्टेट हैं? वहाँ पर टोटल 50 स्टेट हैं। उसी में एक जॉर्जिया है जिसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। जो जॉर्जिया है उसकी राजधानी क्या है? अटलांटा है। और जो ऑप्शन बी में दिया है फ्लोरिडा, उसकी राजधानी टल्लाहसी है। और जो ऑप्शन सी में कैलिफोर्निया दिया है साक्रामेंटो है। तो इन तीनों स्टेट की जो राजधानियां हैं वो जॉर्जिया का अटलांटा, फ्लोरिडा के टल्लाहसी और कैलिफोर्निया का साक्रामेंटो है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो ए होगा, लेकिन डिटेल हमने देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? क्वेश्चन अधूरा है। पहली भारतीय महिला जो फिल्म मेकर है, फिल्म निर्माता, ऐसी पहली कौन सी महिला है जिसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन ए में दिया है प्रीति जिंटा, ऑप्शन बी दिया आलिया भट्ट, ऑप्शन सी में दिया है एकता कपूर और ऑप्शन डी में दिया है कृति सेनन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकता कपूर। एकता कपूर जो है वो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो फिल्म निर्माता है वो है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी एकता कपूर। आलिया भट्ट, अभी हाल ही में आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है, तो उसमें आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। वो किस फिल्म के लिए? वो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। और कृति सेनन को भी दिया गया है ये, तो वो किस फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, डिजिटल भुगतान सहित फिनटेक सेवाएं देने वाली किस कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग लॉन्च किया है? ए फ़ोन पे, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस डिजिटल भुगतान किस सेवा कंपनी ने जो है वो डिजिटल भुगतान के साथ साथ फिनटेक सेवाएं देने के लिए स्टॉक ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है फ़ोन पे, यही इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है फ़ोन पे। फिनटेक सेवाएं क्या होती हैं? फिनटेक सेवाएं थोड़ा देख लेते हैं। फिनटेक सेवाएं वो होती हैं, उन नई तकनीकों के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से वित्तीय सेवाओं का प्रयोग, इनमें सुधार और स्वायत्तता लाने का प्रयास किया जाता है। तो इनको फिनटेक सेवाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्री रंगनाथन माधवन को, ऑप्शन बी शाहरुख खान को, ऑप्शन सी सलमान खान को या ऑप्शन डी आमिर खान को। तो किसको भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है श्री रंगनाथन माधवन। ये भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं। तो इसका डिटेल जो है
वो उसकी स्थापना जो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना 1960 में एक महाराष्ट्र का शहर है पुणे, वहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा रंगनाथन माधवन जो अध्यक्ष बने हैं उनका डिटेल देख लिए हैं। यह है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के जो निदेशक हैं वो कौन है इस समय, तो वो हैं भूपेंद्र कैंथेला। भूपेंद्र कैंथेला जो हैं वो निदेशक हैं, और जो अध्यक्ष हैं वो कहाँ, श्री रंगनाथन माधवन, और इसकी स्थापना 1960 में महाराष्ट्र के एक शहर पुणे में हुई थी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। यह है वो वुमलुनमंग यान, ऑप्शन बी वुमलुनमंग वुअलनाम, ऑप्शन सी वुमलुनमंग निसायदे, और ऑप्शन डी वुमलुनमंग मेनिंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है वुमलुनमंग वुअलनाम। ये कौन है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में इन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके मंत्री कौन हैं, इसके मंत्री हैं जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह वो कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, तो ऑप्शन बी होगा वुमलुनमंग वुअलनाम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सितंबर 2023 में सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए ली सिएन लूंग, ऑप्शन बी थर्मन शनमुगरत्नम, ऑप्शन सी किशोर महबूबानी, और ऑप्शन डी गोह चोक टोंग। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में, वो हैं थर्मन शनमुगरत्नम। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी थर्मन शनमुगरत्नम। ये सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया है। तो इस प्रकार हमारे ऑब्जेक्टिव जो 20 क्वेश्चन है, ये कहने को 20 क्वेश्चन है और कम से कम इससे आप 50 प्रश्न कवर कर सकते हैं। तो उसका हमने देख लिया आज के वीडियो में। आगे हर रोज़ की तरह हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ प्रश्न हैं जो पॉइंट के रूप में दिए जाते हैं, उनको हम देखते हैं। तो आज देखते हैं, तो आज हम अब जो नया अभी संसद भवन का निर्माण हुआ है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हमने वो इस लेक्चर सीरीज में ऐड कर लिए हैं, जिससे यहाँ से आने वाले हर एक क्वेश्चन का जवाब आप दे सके। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है और कहीं ना कहीं इसको नोट कर लेना है। और यदि आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाएं, क्लिक करें और टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको आप रख सकते हैं, भविष्य में जब भी एग्ज़ाम हो तो फटाफट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, जो पहला नंबर का पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किसका, नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि ये संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन इसका होगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। ऑप्शन में बनेगा त्रिकोणीय है, चतुष्फलक है, खटफलक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में जो दिया है त्रिकोणीय, वही इसका आंसर होगा। तो नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है और यह कितने मंजिला है, यह 4 मंजिला इमारत है। नए संसद भवन 4 मंजिला है, त्रिकोणीय है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है में संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है। तो संसद भवन में एक संयुक्त सत्र जो है वो बुलाया जाता है, जो राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। तो उसके लिए 1272 सीटों का एक बृहद हॉल बनाया गया है नए संसद भवन में। अगला पॉइंट देखते हैं, नए संसद भवन के वास्तुकार जो हैं वो विमल पटेल जी हैं। एक विमल पटेल हैं, वो इसके नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। तो 4 पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण। टाटा प्रोजेक्ट द्वारा निर्माण किया गया है, त्रिकोणीय इसकी
आकार है, 4 मंजिला इमारत है और 1272 सीटों का एक बृहद हॉल है जो संयुक्त सत्र के लिए है। इसका वास्तुकार जो है विमल पटेल जी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया। क्वेश्चन में पूछा जाएगा नए संसद भवन का निर्माण जो है वो किस योजना के तहत हुआ, तो इसका आंसर होगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें और राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। लोकसभा के लिए कितने 888 और राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। तो अभी राज्यसभा के लिए 245 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 552 टोटल सीटें हैं। और ये मिलाकर अब बढ़ाकर ये 888 और 384 कर दिया गया और इन्हीं दोनों का समेसन जो है योग जो है वो 1272 होता है। तो ये संयुक्त जब बैठक बुलाई जाएगी लोकसभा की और राज्यसभा की तो टोटल 384 और 888 का योग 1272 सीटों का एक संयुक्त सत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये के सिक्के को जारी किया गया है। तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण कि नए संसद भवन के उद्घाटन के कितने रुपए के सिक्के को जारी किया गया है। 75 रुपये के सिक्के को फटाफट देख लेते हैं। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, आकार त्रिकोणीय है और 4 मंजिला इमारत है। 1272 संयुक्त सत्र के लिए सीटें हैं और वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। और निर्माण जो हुआ है वो सेंट्रल विस्टा के आधार पर हुआ है। लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384 सीटें हैं और 75 रुपये के सिक्के का उद्घाटन किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। इस प्रकार आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु वाला करंट अफेयर है वो हम संसद भवन, नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित लिए हैं। देखते हैं हर रोज़ की तरह जो हम 1 तारीख को जो सवाल पूछे थे उस सवाल जो था वो संभवतः ये था। तो फीफा ने हाल में किस फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है, तो उसका आंसर होगा श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है उसका जो ऑप्शन होगा वो आपका श्रीलंका जो दिया है वही इसका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हर रोज़ की तरह अब पिछले दिन का हम सवाल लेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का खिताब किसने जीता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार टोटल 4 लोगों को दिया गया है। तो वो भारतीय कौन है जिनको यह पुरस्कार 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है और वो किसके लिए दिया गया इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। वो किस योगदान के लिए दिया गया तो इसको आपको हमको बताना है। तो रमन मैग्सेसे की यदि हम देखते हैं, रमन मैग्सेसे का रिवीजन जो है वो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से हमने बताया है, आप उसे देख लीजिए। और मैं जल्दी थोड़ा सा रिवीजन कर दूं कि 1957 में ये स्थापना हुई थी। इसकी 65वां संस्करण है। इस एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। और जो विजेता हैं वो कौन है, वो कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं। और ये जो है वो किएरो मैग्सेसे थे, उनकी याद में ये बनाया जाता है। और प्रथम भारतीय जो थे वो आचार्य विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। तो 2023 में किसको नवाजा गया है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और यदि आप इसका डिटेल चाहते हैं तो इसका पिछला वीडियो जो है हमारा उसको आप देखें और एनालाइज करें। और यदि आपको उसको पढ़ते हैं तो आप इस सवाल का जवाब जो है वो बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और इस प्रकार इस वीडियो का जो सेशन है वो हमारा ख़त्म होता है। तो लास्ट में आपसे सभी से अपील है, हर रोज़ की तरह हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस PDF को पाने के लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया उस पर जाएँ, क्लिक करें और ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। और हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे हम हर रोज़ आपके लिए एक नया बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।